अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है जजमेंट राइटिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जजमेंट राइटिंग इन क्रिमिनल केसेस, इन सिविल केसेस, बोथ आर डिफरेंट बिकॉज द राइटिंग पैटर्न is a bit different and it is based on such scenario. जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन अक्सर सिंध के अंदर आ जाता है, आपके एडीजे के पेपर के अंदर। बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर आ जाता है आपके सिविल जज के एग्ज़ाम के अंदर, और केपीके के अंदर भी सिविल जज के एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है, या फिर वो क्वेश्चन पुट कर लेता है कि राइट अ डिटेल जजमेंट ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से देता है? वो क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि वो एक आपको सिनेरियो देता है, उस सिनेरियो के बाद वो आपको कहता है कि अब आप इस पे जजमेंट लिखें। जजमेंट कौन लिख सकता है, किसमें कैपेबिलिटी है जजमेंट लिखने की, आया कि क्या एक ले मैन जजमेंट लिखने के काबिल है, आया कि एक लॉ का स्टूडेंट, एक बिगिनर स्टूडेंट जो कि सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि एडीजे की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या वो जजमेंट लिख सकता है? तो ऑब्वियसली एक ऐसा स्टूडेंट कि जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, एक ऐसा स्टूडेंट के जिसने जब अपनी लाइफ करियर के अंदर जजमेंट्स पढ़ी ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट कभी भी जजमेंट लिखने के कैपेबल हो ही नहीं सकता। अब टू सम एक्सटेंड आप ये कह सकते हैं कि जजमेंट हम लिख सकते हैं अगर हम पैटर्न हमें पता चल जाए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको अगर 10 जजमेंट्स भी पढ़ा दूँ, वो आप 10 दिन के अंदर अंदर भूल जाएंगे। मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर आप भूल जाएंगे। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है कि जितना हो सके कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ें, डिक्री पढ़ें सिविल केसेस के अंदर। उसके अलावा ऑर्डर शीट जो होती है, उसके अलावा ऑर्डर्स जो पास होते हैं सिविल लिटिगेशन के अंदर, क्रिमिनल के अंदर, वो ऑर्डर्स पढ़ें। प्रॉपर केस की फाइल्स को रीड आउट करना, गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो सबसे पहला आज जो हमारा जजमेंट राइटिंग का जो पहली जजमेंट है वो किस चीज़ की है? वो है इन द कोर्ट ऑफ देश फला फला। फिर आगे जो जज है उसका नाम अक्सर नहीं होता, ठीक है। सिविल सीनियर सिविल जज है, लाहौर है या फिर कराची है, XYZ। फिर यहाँ पर सूट नंबर आता है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ डिसीजन, फिर पार्टीज़ के नाम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो जज है यहाँ पर आ जाता है बिफोर दिस जज, ऑनरेबल जज। जो भी जज करता है जजमेंट पास उसका नाम आ जाता है, अक्सर यहाँ पे ही आ जाता है, अक्सर साइड पे भी आ जाता है। वर्सेस चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टर यानी कि नादरा लाहौर, ये डिफेंडेंट्स हैं। सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एज वेल एज CNIC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो जजमेंट पास की जा रही है ये जजमेंट कह लें। इस जजमेंट के अंदर क्या लिखा गया है कि भाई इस एक जो है प्लेंटिफ है उसकी एक्चुअल डेट ये है और CNIC के अंदर डेट ये दी गई है, तो इसको रिप्लेस करके ये वाली डेट प्रॉपर लिख ली जाए। 10-10 और 1985 1987 2 साल का फ़र्क आ रहा है, सही है। अब आते हैं, रीड आउट करें जजमेंट को। अच्छा, यहाँ पर एडवोकेट्स के नाम आते हैं, सही है। एडवोकेट 1, एडवोकेट 2, यहाँ पे अक्सर एडवोकेट के नाम आते हैं जो आप हाई कोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं सर ऑर्डर शीट के अंदर हमारा नाम आ जाए, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाता है। जजमेंट, इस डेट को ये जजमेंट पास हुई। थ्रू दिस जजमेंट द अबव टाइटल सूट शैल बी डिस्पोज ऑफ। क्या जो ये जजमेंट है उसके तहत जो टाइटल है सूट का उसको ख़त्म किया जा रहा है। फैक्ट्स लीडिंग टू फाइल इंस्टेंट सूट आर दैट the date of birth of plaintiff is 24 October 1987, which was mistakenly noted by the primary school authority as 24 October 1985. That when plaintiff was
issued matriculation certificate date 2 mentioning his date of birth is 24/10/1985. Subsequently he was एक मिनट Subsequently, he was also issued CNIC with same date of birth. जाहिर सी बात है, जब उसने CNIC के लिए अप्लाई किया होगा तो CNIC के लिए जब अप्लाई करता है कोई भी एक लेमैन, तो उसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ नोट डाउन किया जाता है? प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट के अंदर. That the plaintiff being dissatisfied from his wrong date of birth, he approached the school authorities and brought the birth his actual facts of their notice. Hence, they corrected his date of birth as 24/10/1987 and issued him a certificate of date of birth. यानी कि फिर उन्होंने दोबारा से उसको जो है डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया. दैट थ्रेट thereafter the plaintiff approached the defendant for rectification of his date. अब यहाँ पर क्या है? रेक्टिफिकेशन. जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टू रेक्टिफाई एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि करेक्ट एनी इंस्ट्रूमेंट. ये आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर प्रॉपर इसका प्रोविज़न भी मिल जाता है और ये सेपरेट सूट भी दाखिल किया जाता है. देखें, अब यहाँ पर लीगल वर्डिंग लिखी है. यहाँ पर एक ऐसी वर्डिंग नहीं लिखी जो आप इंग्लिश के अंदर पढ़ के आ चुके हैं. ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड CNIC बट द फ्यूटाइल सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो उन्होंने CNIC को करेक्ट कराने की कोशिश की लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. Hence the suit was following prayed. अब prayer of the suit क्या है? यहाँ पर ये आ गई prayer of the suit. Declaration to be made that the correction actual date of birth plaintiff is, कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि एक्चुअल डेट प्लेंटिफ की ये है. डिक्लेरेशन बी मेड डेट द डेट ऑफ बर्थ मेंशनड इन द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 85 इज़ इनकरेक्ट, यानी इस चीज़ की भी डिक्लेरेशन आ गई. उसके बाद डिक्लेरेशन इज़ मेड डेट द डेट ऑफ बर्थ मेंशनड इन CNIC इज़ आल्सो इनकरेक्ट. ठीक है. उसके बाद द डिफेंडेंट नंबर 1 इज़ डायरेक्टेड टू करेक्ट और रेक्टिफाई द डेट ऑफ बर्थ प्लेंटिफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ. यानी उसको डायरेक्शन भी दी जाए. किस चीज़ की डायरेक्शन दी जाए? कि उसकी करेक्शन की जाए. उसके बाद डिफेंड नंबर 2 इज़ डायरेक्टेड टू प्लेंटिफ डेट रिकॉर्ड एंड इशू CNIC प्लेंटिफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ. यानी कि फिर जो है डिफेंडेंट नंबर 2 को भी डायरेक्शन दी जाए कि वो क्या करे, वो प्रॉपरली उसको जो है दोबारा से CNIC इशू करे. अब ये तो इश्यूज़ हो गए जो कि प्लेंट के अंदर मौजूद थे. जो क्या थे प्लेंट के अंदर? ये सारे के सारे इश्यूज़, ये सब के सब इश्यूज़ प्लेंट के अंदर मौजूद थे. उसके बाद आगे क्या आ जाता है? डिफेंडेंट नंबर 1 प्रोसीडेड एक्स पार्टी वेयर एज डिफेंडेंट नंबर 2 contested the suit while filing written statement and raised following legal objections. अब देखें, डिफेंडेंट नंबर 1 एक्स पार्टी डिक्लेयर किया गया. क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट नंबर 1 प्रोसीडिंग्स के दौरान आया ही नहीं. ट्रायल के दौरान, सिविल ट्रायल के दौरान वो आया ही नहीं. अब जब वो सिविल ट्रायल के अंदर नहीं आया तो डेफिनेट सी बात है फिर क्या होगा? फिर जो है हम मूव करेंगे किसकी तरफ? डिफेंडेंट नंबर 2 की तरफ. अब डिफेंडेंट नंबर 2 ने कुछ लीगल ऑब्जेक्शन रेज किए. दैट एनी पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली काज. अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन आ गई? आई थिंक यहाँ पर ये स्टॉपल की बात कर रहा है जो आप QSO के अंदर पढ़ते हैं. सही है. Another person to brief a thing to be true and act upon such brief, neither or nor his representative shall be allowed in his suit precedent between himself or such person in his representative to deny the truth. Such suit of the plaintiff hit by the doctrine of estoppel. यहाँ पर estoppel की बात कर रहा है. Doctrine hit the doctrine of estoppel under the law of कानून शादा order. उसके बाद that no cause of action has ever been occurred to the plaintiff against the replying defendant for filing the instant suit as such plaint of the plaintiff is liable to be rejected 711. इसको 711 में ख़त्म कर दिया जाए. ये अक्सर जो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे डिफेंडेंट अक्सर ये एप्लीकेशन इसके साथ मूव कर देते हैं. उसके बाद अंडर सेक्शन 40 नादरा ऑर्डिनेंस नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. कोई भी जो है सूट लाए नहीं करेगा नादरा का इनके ख़िलाफ़. जो ये रेफरेंस दे रहा है सेक्शन नंबर 40 का. एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
or any other person existing any power or performing any function under this ordinance for anything which is good for it done purporting to intended to be done under this ordinance or any rule. उसके बाद कह रहा है that the plaintiff has failed to annex any document with can reflect the date of birth, मतलब वो फेल हो गया है कि उसने प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट नहीं किया, एनेक्चर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लगाया जिससे साबित हो सके कि उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है 24/10/1987 है। अब आगे क्या कर रहा है, सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज टाइम बार्ड, कि इसको जो है खारिज कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर ये हिट कर रहा है लिमिटेशन के आर्टिकल को। आउट ऑफ द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज कोर्ट फ्रेम्ड इश्यूज़, अब कोर्ट ने क्या कर दिया, अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। देखिए ट्रायल कमेंस कब होता है, ट्रायल का आगाज़ कब किया जाता है, जब इश्यूज़ फ्रेम हो जाए, क्या हो जाए, जब इश्यूज़ फ्रेम होंगे, इश्यूज़ फ्रेम होंगे तो ट्रायल का आगाज़ होगा। अच्छा भाई, अब 4 इश्यूज़ जो है फ्रेम किए गए, जब इश्यूज़ फ्रेम किए जाएँ और आप उन इश्यूज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, फिर आप क्या करवाते हैं, फिर आप करवाते हैं कंसोलिडेशन ऑफ इश्यूज़। वेदर द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेंटिफ इज़ 24/10/1987 and defendants had wrongfully mentioned it as 24 October 1985 is secondary school certificate and in Nadra। वेदर का सवाल आएगा, वेदर मतलब कि आया कैसा है, आया कैसा है, आया कैसा नहीं है। वेदर द सूट ऑफ प्लेंटिफ इज बार्ड बाय टाइम, वेदर द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड फॉर द रिलीफ क्लेम्ड फॉर हिम, उसके बाद फोर्थ के इसका रिलीफ अगर ये नहीं है तो फिर क्या बनता है। अब आया कि उन्होंने कंसोलिडेशन ऑफ इश्यूज़ में गए, आया कि वो कंसोलिडेशन ऑफ इश्यूज़ के अंदर नहीं गए। फिर आ जाते हैं द प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश हिज केस हैज़ प्रोड्यूस फॉलोइंग विटनेसेस। अब यहाँ पर प्लेंटिफ ने कुछ फॉलोइंग विटनेसेस PW1 PW2 यानी कि प्लेंटिफ विटनेस 1, प्लेंटिफ विटनेस 2, प्लेंटिफ विटनेस 3, इन्हों को इसने रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट किया कोर्ट के सामने। उसके बाद जब इसने विटनेसेस को प्रेजेंट किया, ये जो PW1 है इस मीन्स के प्लेंटिफ विटनेस 1, क्या नाम है इसका, हाजी अब्दुल जाकिर, ही इज़ द फादर ऑफ प्लेंटिफ, ही डिपोज्ड डेट द रियल डेट ऑफ बर्थ of plaintiff is फला फला with the same date of birth he had admitted him at government school इचरा लाहौर। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि उसका जो वालिद है उसने क्या किया, उसका जब जाहिर सी बात है जब इश्यूज़ फ्रेम होंगे उसके बाद एविडेंस की बात आएगी। अब जब एविडेंस की बात आई, एविडेंस के टाइम पे क्या किया गया होगा, एविडेंस के टाइम पे इसका चीफ रिकॉर्ड किया गया होगा, फिर इसी का क्रॉस रिकॉर्ड किया होगा। तो उसमें ये बता रहा है कि भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ इस स्कूल के हिसाब से इतनी है। प्लेंटिफ विटनेस 2, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इचरा, ही डिपोज्ड दैट एज पर स्कूल रिकॉर्ड son of dash dash was admitted in class 1 in 1991 and admission registered and his date of birth was mentioned as 24 October 1987। he reproduced exhibit admission school living register serial, उसने क्या एग्जिबिट पेश किया, उसने कोर्ट के सामने प्रूफ पेश किया। फिर उसके बाद इनके भी जो है चीफ भी किए गए, क्रॉस भी किए गए। आगे आते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। कौन सी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को ये इस तरीके से जो है क्या किया गया था, इस तरीके से जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ हुई थी, और फिर उसके बाद उसी का क्रॉस किया जाता है। ही डिस्पोज दैट ही वाज बोर्ड एडमिटेड बाय हिज फादर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इचरा एंड रिकॉर्डेड हिज डेट ऑफ बर्थ 24 October 1987, that after the completion of primary school he got admission at government boys high school where his date of birth was also recorded 24 October 1987, but at the time of forwarding the examination form, the metric examination, the school staff had wrongly mentioned his date of birth, यानी कि उस टाइम तक उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है मिसप्लेस कर दी गई। That after completion FSC he came to know that high school that date of birth was wrongly recorded, मतलब जब वो आता है फर्स्ट ईयर के अंदर तब उसको पता चलता है कि मेरी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो रॉन्गफुली या रॉन्गली एड ऑन की गई है। बहरहाल आगे मूव करते हैं, इश्यूज़ जो रेज़ किए गए थे उन इश्यूज़ पे क्या जजमेंट पास होती है। वेदर द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेंटिफ इज़ 24 October 1987 and defendant had wrongfully mentioned 24
October 1985 in secondary school certificate and in CNIC. The plaintiff is support of this issue has produced oral as well as documentary evidence. अब यहाँ पर देखें उसने oral भी किया है, documentary evidence भी पेश किया है. The PW1 of the father of plaintiff who stated that he had got admitted plaintiff at primary school and recorded his date of birth 24 October 1987. The PW2 of the representative of the school, Ichra, who produced exhibit incident number wherein 8 serial फला फला प्लेंटिफ वाज मेंशन विद डेट ऑफ बर्थ 1987. यहाँ पर सारे के सारे जितने भी प्रूफ्स हैं वो प्लेंटिफ के हक में ही जा रहे हैं. द कोर्ट हैज़ डीपली एनालाइज्ड. अब कोर्ट बताएगी कोर्ट ने किस तरीके से एनालाइज किया. रजिस्टर्ड फाउंड डेट सेम वेल मिसिंग सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ हेड मास्टर concerned school beside the pages of the register were not assigned number as well as the name of school was also not mentioned instead of the name of mentioned Masjid Primary School. Whereas the PW3 represent himself as the representative of the government primary school. On the other hand, of the government boys high school disposed that biodata of Fala Fala has been mentioned in serial number 2574, where initially his date of birth was mentioned as 24 October 1985, but subsequently on production of primary school record it was rectified 24 October 1987. On personal register, it found date the same rectification was made on 24 2011. The statement of PwC reflects. अब ये क्या कर रहा है, ये पता है रिफ्लेक्ट कर रहा है that the time of admission of plaintiff is said school. The date of birth plaintiff was mentioned in 24 October 1985, but subsequently it was changed. मतलब सारे जो हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसे की वैसी जजमेंट आ रही है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता. ठीक है, कोर्ट भूल भुलैया, कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता. अब ये जो जजमेंट है ये एक फ़र्ज़ी जजमेंट है, सही है, लेकिन अगर आप इसको अज्यूम करें कि ये एक रियल जजमेंट है तो आप अज्यूम कर सकते हैं. फिर इस इशू पे आगे क्या कहती है कोर्ट. दैट अबव डिस्कस फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन indicates that there was no any difference in date of birth of plaintiff and primary school record, high school record, board and Nadra record. It was plaintiff who got managed to make correction in primary school record and then high school record. Therefore issue number 1 is decided in negative. issue number 1 किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया. उसके बाद issue number 2 whether suit of plaintiff is barred by time. अब time barred की बात कर रहा है. Admittedly the plaintiff has passed his metric examination 2001 got CNIC in 2006, but plaintiff filed suit in 2018. As per Article 120 of Limitation Act, the time limit prescribed at the filing suit of declaration in respect of correction of any document has been mentioned 6 years. The plaintiff has not mentioned any reason of delay. क्या reason of delay for the suit or has not applied for condonation of delay. Hence issue number 2 is decided in affirmative. ठीक है, उसके खिलाफ चली गई. उसके बाद 3 and 4 whether the plaintiff entitled to a relief claimed or not. Since core issues are decided against the plaintiff, therefore it is held that the plaintiff failed to establish his case. Therefore suit of plaintiff is dismissed. Case filed be concede to record after its completion and compilation. अच्छा जी, मतलब कि इसका केस ही डिसमिस कर दिया जज साहब ने. क्या कर दिया, पूरा का पूरा केस ही जज साहब ने डिसमिस कर दिया. अच्छा, इसका क्या मतलब है. अनाउंस इन ओपन कोर्ट, ये अक्सर होता है कि जजमेंट जब भी अनाउंस की जाएगी तो वो ओपन कोर्ट में की जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर सील वगैरह होगी, यहाँ पे जो है सिग्नेचर वगैरह होगी. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 ऑर्डर 20 रूल 7 जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है. उसके साथ फिर क्या होता है, उसके साथ फिर सूट फॉर डिक्लेरेशन. द सूट इज़ कमिंग इन द कोर्ट फाइनल डिस्पोज्ड बिफोर मी. जज जो भी उसका नाम है. काउंसिल ऑफ द प्लेंटिफ इज रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफेंडेंट. द सूट ऑफ द प्लेंटिफ सूट इज डिसमिस. ये डिटेल लिखेंगे क्यों डिसमिस किया, कैसे डिसमिस किया. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द सूट आ जाएगा. ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर डिक्री शीट भी आती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है. डिक्री शीट भी आ जाएगी कि डिक्री शीट में कब कब
सॉरी ऑर्डर शीट आ जाएगी, ऑर्डर शीट में कि कब कब किस किस डेट को कौन कौन सा ऑर्डर पास किया जज साहब ने। अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही शॉर्ट यूँ समझे कि एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए एक मैंने जजमेंट आपको बताई कि किस तरीके से सिविल लिटिगेशन के जो सबसे ईजीएस्ट जो केस होता है वो होता है सूट फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटरी सूट जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर कोर्ट डिक्लेयर करती है कि आया कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आया कि नादरा को करेक्शन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उसके हवाले से जजमेंट राइटिंग थी नॉर्मल केस के बारे में, तो वो आज हमने डिस्कस की। होप सो, उम्मीद है कि आपको ये जजमेंट राइटिंग समझ में आई होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ मैं जो है PDF शेयर कर दूंगा इसका। यहाँ तक कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। थैंक यू, लेट्स।